हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। होप सो यू विल बी फाइन ऑल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मीन्स संघ एवं इसका क्षेत्र। क्या है यूनियन जिसको हम संघ बोलते हैं, क्या है इसकी टेरिटरीज, किस तरीके से राज्यों का संघ बना, किस तरीके से बहुत सारी रियासत जो किसी टाइम में राजा महाराजाओं के अंडर में आया करती थी उनको स्टेट का दर्जा दिया गया, कैसे उनको एग्री किया गया, इस सब के बारे में एक बड़े लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। जरूर आप आज इस सेशन में शामिल होंगे और इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से डिटेल करने वाले हैं कि आर्टिकल 1 to 4 जहाँ पर यूनियन और इसकी टेरिटरीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। आखिर यूनियन आखिर होती क्या है, क्या होती है टेरिटरीज, किसको हम स्टेट बोलते हैं, किसको यूटी बोलते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बड़े लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के कि आखिर यूनियन क्या होती है। जैसा कि यू नो वेल, आज के टाइम में इंडिया का अगर आप पॉलिटिकल मैप देखें तो यू कैन जज कि आज के टाइम में इंडिया कहाँ स्टैंड करती है, क्या है इंडिया का पॉलिटिकल मैप, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, इन सब के बारे में भी हम लोग आज डिसाइड करेंगे। देखिए दिस इज़ द न्यू मैप आफ्टर द partition of जम्मू एंड कश्मीर। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, दिस वन इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 एज यू सी हियर, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन चुकी हैं, मीन्स अ स्टेट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 2 यूटीज। एक स्टेट 2 यूटी में कन्वर्ट हो चुका है। जहाँ स्टेट की बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट कितने बचे हैं, अब तक जो 28 स्टेट्स हुआ करते थे उसके बाद स्टेट्स में चेंज हुआ, ये दोनों यूटी बन गई। और भी काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिले, जैसे कि अब तक जो 9 यूनियन टेरिटरीज थी, जैसे कि इससे पहले 7 यूटी हुआ करती थी। अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया जाए 7 + 2 = 9 यूटी हो जाती हैं। बट नॉट फ्यू डेज बैक, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2 यूनियन टेरिटरीज को जोड़ दिया गया। मतलब जो 2 यूनियन टेरिटरीज थी उनको मिला के एक कर दिया गया, मतलब एक यूटी कम हो गई। नाउ हाउ मेनी यूटीज आर रिमेन, कितनी यूटीज बचती हैं, तो देयर आर 8 यूटीज, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज विच आर लेफ्ट। तो आज हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चर्चा करेंगे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, सब चीज़ के बारे में बहुत ही ब्रॉड लेवल पर डिस्कस करेंगे। तो ये है इंडिया का मैप, जहाँ पे यू विल सी दीज आर द स्टेट्स। बहुत सारे ट्रिक से याद करते हैं, आप भी अपने किसी भी तरीके से मैप को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको मैप करने का जो तरीका है, जिस तरीके से मैं अपने हिसाब से स्टडी करता हूँ, तो देखिएगा सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की साइड चलते हैं। एक साइड आप चलिए राइट हैंड साइड पर और दूसरी साइड चलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। जब आप इधर वाले हैंड पर चलेंगे तो व्हाट यू विल सी, लद्दाख, इसके नीचे आएंगे आप हिमाचल प्रदेश, इसके जस्ट नीचे आइए उत्तराखंड, इसके नीचे उतर आइए उत्तर प्रदेश, इसके नीचे आएंगे आप तो बिहार, और जब बिहार के आप नीचे आ जाएंगे तो झारखंड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से स्टेट को याद करना है। तो पहले आप इस वाले हैंड के सारे स्टेट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ऊपर यूटी है लद्दाख, इसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका उत्तराखंड, उससे नीचे उतरने पर उत्तर प्रदेश, उसके जस्ट नीचे बराबर में बिहार। और बिहार के अगर आप नीचे आ जाएँ तो आप 2 स्टेट यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन से 2 स्टेट्स हैं जिनकी बात की जा रही है। तो देखिए ज़रा नीचे उतरिए तो झारखंड और वेस्ट बंगाल आपको नज़र आ रहे होंगे। बिहार के जस्ट नीचे झारखंड और इस वाले हैंड पर झारखंड। यहाँ तक का मैप एक बार में आप पूरा याद कर लीजिएगा। सबसे ऊपर लद्दाख, लद्दाख से जब आप नीचे उतरते हैं तो आता है आपका HP हिमाचल प्रदेश, उससे थोड़ा साइड से आ जाएंगे तो उत्तराखंड में आ जाएंगे, उससे नीचे उतर आएगा तो उत्तराखंड में यूपी में आ गए आप, यूपी के जस्ट बराबर में आ जाएंगे तो बिहार में आ गए, और बिहार के 2 पार्ट्स कर दीजिएगा यहाँ पर नीचे झारखंड, और इस वाले हैंड पर आएंगे आप तो वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आप इस हैंड के सारे स्टेट्स को बहुत ही ईजिली याद कर सकते हो कि सबसे पहले ऊपर लद्दाख है, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे उत्तर प्रदेश, उसके बराबर में बिहार, बिहार के जस्ट नीचे 2 स्टेट हैं, एक झारखंड है, दूसरी साइड वेस्ट बंगाल है। फिर इसी तरीके से आप इस वाले हैंड के सारे स्टेट्स को रिवाइज कर सकते हैं। इधर आइए जम्मू कश्मीर, इससे नीचे पंजाब, पंजाब के जस्ट नीचे आ जाएगा हरियाणा,
इधर आइए राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र। तो इस वाले हैंड पर आप इस तरीके से सारे स्टेट को याद करेंगे। सबसे पहला आपका जम्मू एंड कश्मीर, उसके जस्ट नीचे उतरिए पंजाब, पंजाब से इधर की साइड उतर आएंगे तो हरियाणा आ जाएगा, और इस वाले हैंड पर आ जाएंगे तो राजस्थान आ जाएगा, और राजस्थान से जस्ट नीचे गुजरात, और गुजरात से अगर आप नीचे उतर आएंगे तो महाराष्ट्र में एंट्री कर जाएंगे। तो इस वाले हैंड के इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके नीचे उतरते हैं तो पंजाब आता है, पंजाब के इस वाले हैंड पर तो हरियाणा है, इस वाले हैंड पर हम देखते हैं तो राजस्थान है, राजस्थान से नीचे उतरने पर गुजरात, और गुजरात से भी नीचे उतर आए तो हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। अब आप नीचे के स्टेट याद कर लीजिएगा जो आपके सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स कैसे याद कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। पहले आप इधर का पोर्शन और एक साइड इधर वाला पोर्शन, जैसे ऊपर याद किया था उसी तरीके से इन दोनों स्टेट्स को आप समझ सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे जस्ट कोने में आएंगे छोटू सा गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे है केरला। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, कॉर्नर में गोवा और नीचे आपका केरला। इस वाले हैंड पर चलेंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर चले जाएंगे तेलंगाना। ऐसी बराबर बराबर दो स्टेट और हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इस तरीके से आप यहाँ तक के स्टेट को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा इस कॉर्नर में, और वैसे यहाँ पर है कर्नाटका, कर्नाटका से नीचे केरला। इस वाले हैंड पर आप बढ़ेंगे तो देखेंगे आप सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर की तरफ बढ़ गए तो तेलंगाना, क्योंकि ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था लेकिन इसका सेपरेशन हो गया। उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर चले जाएगा तो छत्तीसगढ़, और फिर हम वहीं लौटकर वापस आ गए झारखंड और वेस्ट बंगाल में। अब आप देखिए क्या बचा इस मैप में, तो मैप में याद करने के लिए कुछ बचता है तो ये मिडिल पार्ट, और यू नो वेल मिड में क्या होता है तो मध्य होता है, मध्य में क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, तो बीच में हो गया मध्य प्रदेश। इस तरीके से आप इधर के सारे स्टेट्स को बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अब बात बचती है केवल सेवन सिस्टर्स बन ब्रदर की। सेवन सिस्टर्स बन ब्रदर में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कैसे याद करने हैं उसको भी समझ लीजिएगा। सॉरी, सेवन सिस्टर्स एंड बन ब्रदर्स। देखो किसको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, देखिए इस वाले मैप को थोड़ा इधर देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। यहाँ यू विल नोटिस कि इस तरीके से मैप है, किसी और पेन का यूज़ करता हूँ, ये तरीका है, कोई और पेन लिया जाए, हाँ अब ठीक है, ये है आपका, और ये जो पूरा आपका पोर्शन है ये सब आसाम है। आसाम के ऊपर जाएंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश जो चाइना से बॉर्डर बनाता है, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश, दो स्टेट ये हो गए। और फिर लाइन से आप नीचे को उतरते हुए आएंगे तो तीन स्टेट नज़र आएंगे आपको, वन नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, और थोड़ा सा बराबर में आ जाएगा तो त्रिपुरा। मतलब आप देखिए कि 3, 1, 4 तो स्टेट ये हो गए। ठीक है, और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश 5, ये आसाम 6, इसी तरीके से इसके नीचे एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिएगा 7। तो 7 तो सिस्टर्स इस तरीके से आपको याद करना है, कैसे 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7। ठीक, कौन कौन से स्टेट्स होंगे, अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे आसाम, इसके नीचे मणिपुर, सॉरी मेघालय। ठीक, इधर वाली साइड से आएंगे तो नागालैंड, यहाँ हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा। 7 हो गए, दीज आर कॉल्ड सेवन सिस्टर्स। इसके जस्ट ऊपर आप देखेगा तो ये है सिक्किम, जो कि इन सब नॉर्थ स्टेट्स को जोड़े हुए है। यहाँ से पास होता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो पूरा नॉर्थ ईस्ट से जो हमारा लिंक है, जो कवरेज है, वो पूरा टूट जाएगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नीचे की साइड वेस्ट बंगाल है, ऊपर सिक्किम। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ज्योग्राफी थी कि कहाँ कौन कौन सा स्टेट है इन सारी चीज़ों के जानने में। लेकिन वाई द वे वी आर स्टडिंग पॉलिटी नाउ, हम पॉलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो जानना पड़ेगा कि आखिर यूनियन क्या होता है, क्या होते हैं स्टेट्स, क्या होती हैं यूटी, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, विच पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आपको ये बताता है कि क्या है संघ, क्या है इसके राज्य, क्या है इसके
क्षेत्र, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। आर्टिकल 1 to 4 अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की गई है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, ठीक है, 1 to 4। यहाँ पर आपको आर्टिकल यहाँ पता चलेगा कि संघ और इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 1 का डिस्कशन करते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। जरा थोड़ा सा नीचे की साइड आएगा आर्टिकल 1, देखिए दिस इज आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? कहता है इंडिया दैट इज वारस शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया जो कि भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये राज्यों का संघ है। मतलब ये बात बहुत ही ऑलरेडी अच्छे से क्लियर कर दी गई है कि स्टेट्स अलग नहीं है, स्टेट अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। सो ये लाइन आर्टिकल 1 से क्लियर हो जाती है। इंडिया दैट इज वारस शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब अनुच्छेद 1 के अंदर ये बोला गया है कि भारत मतलब इंडिया यानी भारत ये राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ है। और ये व्यवस्था दो बातों के बारे में बताती है, ये सिस्टम दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो आपको देश का नाम बताता है, दूसरी ओर ये राज्य पद्धति का प्रकार भी बताता है। मतलब आप एक लाइन से दो चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब एक तीर दो निशाने, मतलब एक ही लाइन के अंदर दो चीज़ें पता चल जाती हैं। क्या क्या? कंट्री का नाम इंडिया दैट इज भारत, पहली चीज़। दूसरा आपने क्या पता किया कि देश का सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी पता कर लिया। पहली साइड तो कंट्री का नेम आपने पता कर लिया, नेम ऑफ द कंट्री। सेकंड साइड आपने पता कर लिया पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया का राज्य पद्धति क्या है। मतलब संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशनट जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उस असेंबली में देश के नाम को लेकर एक तरीके का कोई मतैक्य नहीं है, मतलब इस तरीके का मत एक नहीं है। कोई कहना चाहता था हिंदुस्तान रखो, कोई कहना चाहता है भारत रखो, कोई कहता है इंडिया रखो। इस सब को लेकर एक मत नहीं था, लोग मोनोथेसिज्म को नहीं मान रहे, एक तरीके का एक आइडिया नहीं मान रहे। तो ऐसी स्थिति में इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बोला गया इंडिया दैट इज भारत, मतलब जिसको आप इंडिया बोलते हैं वो भारत है। दोनों बातें क्लियर हो गई। एक तरीके का जो मत था, लोग कुछ कह रहे थे इंडिया नाम रखिए, कुछ जो कह रहे थे कि नहीं इसको भारत बोलिए, वो चीज़ यहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्शन क्लियर हो जाता है। मतलब कुछ सदस्यों ने तो ये सलाह दी, कुछ मेंबर्स ने ये कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कुछ मेंबर्स ने, कि हमें परंपरागत नाम जो हमारा ट्रेडिशनल नेम चला रहा है भारत, वो रखना चाहिए। और कुछ लोगों का मानना था कि जो मॉडर्न नेम है मतलब इंडिया, उसको हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वरीयता देनी चाहिए। बहरहाल इंडिया जो कि भारत है, मतलब दोनों ही चीज़ें हमने सम्मिलित कर दी। दूसरी बात आप फोकस कीजिएगा, देश को संघ बताया हमने, मतलब इट इज़ अ यूनियन, मतलब अपने आप में ये यूनियन है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं राज्य अलग हैं, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज इट इज़ अ यूनियन। ये अपने आप में जो वर्ड है ना यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बता रहा है कि हाँ राज्य अलग नहीं है, ये अपने आप में एक यूनियन है, एक फेडरेशन का काम कर रही है। बहरहाल फेडरेशन एक अलग टर्म में यूज होने वाला वर्ड है। तो अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ है भारत, और संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण भी हैं कि हमने यूनियन वाले वर्ड्स को क्यों इम्पोर्टेंस दी है, क्या रीज़न है, तो उसके सारे रीजंस भी हम यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड तरीके से जानेंगे। सेकेंड बात आर्टिकल 1 क्या कहता है? कहता है द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल के अंदर जिस तरीके से स्टेट और उनकी टेरिटरीज स्पेसिफाइड की गई होंगी, कहने का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर एक भारतीय संघ, एक यूनियन, जहाँ पर राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं है, नो एग्रीमेंट, इस तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कोई चाहे तो अपने आप को अलग कर ले। अमेरिका के संघ में, या कहूँ कि अमेरिका के फेडरेशन के अंदर क्या होता है, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम टर्म देखें कहाँ से लिया है, तो एज वेल एज अमेरिका की साइड जाना पड़ेगा। यूएसए के अंदर फेडरेशन है, मतलब जो हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका मतलब उसके अंदर जो 50 स्टेट्स हैं, वो 50 स्टेट्स अपने आप में उस पूरे अमेरिका का पार्ट हैं। 50 स्टेट्स अमेरिका के, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं वो सब जुड़े हुए हैं ना, इसी तरीके से अमेरिका में। तो वह संघ है, अपने आप में क्या है, एक यूनियन है, एक संघ है। तो ये विभक्त नहीं हो सकता, ये डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा देश एक है, पूरी कंट्री एक है। सो विभिन्न राज्यों में जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके लिए बांटा गया है। आप ये ना समझें कि भारत को हमने स्टेट से बांट दिया है तो ये कोई नई चीज़ बना दी, नो, इट इज़ ओनली
fulfillment of the services or the administrative systems in different parts of the country। मतलब भारत में इतने सारे बड़े भारत के अंदर जो कि 7वें नंबर का बड़ा देश है एरियाज़ में, सुविधाओं को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे प्रशासन को मेंटेन किया जाए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको राज्यों में विभक्त कर दिया है। राज्य ये ना समझे कि हम इस देश से अलग हैं, ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ली गई है। आर्टिकल 1 जो आपको बता रहा है कि 3 श्रेणियों में बांटा गया राज्यों के क्षेत्र, ठीक है। दूसरा संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र का मतलब होता है जो यूटी वाले क्षेत्र होते हैं, ये संघ में आते हैं, मतलब जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से ऑथोराइज होती है, वो सब यूटी कहलाते हैं या यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। तीसरी बात क्या की गई है, तीसरी बात ये की गई है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, मतलब कहने का मीनिंग ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, उनको एडॉप्ट किया गया है, वो उन सब की बात की गई है। तो आर्टिकल 1 3 चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन करता है। डिस्क्रिप्शन नंबर 1 राज्यों के क्षेत्र के बारे में, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको संघ क्षेत्र के बारे में बताता है कि यूनियन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। इसके अलावा ये भी बताता है बहुत सारे एरिया जो गवर्नमेंट ने एडॉप्ट किए हैं उनके बारे में, मतलब राज्य और संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार, उनके एरियाज की एक्सटेंशन को देखकर संविधान की फर्स्ट सूची में दिखाए गए हैं। मतलब अगर आप इसकी फर्स्ट लिस्ट को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इंडिया के सारे स्टेट की बात की गई है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, पहली अनुसूची में दिखाया जाता है। कहाँ पे दिखाया जाता है, फर्स्ट शेड्यूल में दिखाया जाता है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया जाता है, संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया जाता है कि कौन कौन से राज्यों के नाम हैं, उनका क्षेत्र क्या है, उनका विस्तार क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बाय द वे अभी के मैप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंट इंडिया के अंदर क्या सिचुएशंस है, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटी हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये तो रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं कमेटी के, ये 1948 1972 ये आपका मैप है। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कितने स्टेट्स, कितनी यूटी और क्या है। अभी नंबर ऑफ़ यूटीज़ जो हैं वो बची हैं आपके पास 8, मतलब जो 9 थी 7 + 2 उसमें एक यूटी मिला दी गई। जैसे कि आप यहाँ पे मैप में फोकस कीजिएगा, ये दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो अलग अलग 2 यूटी हुआ करती थी, उन दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए एक कर दिया गया। इस तरीके से यूटीज़ की संख्या बचती है 7। अब जरा मैं आपको स्टेट भी काउंट करा दूं, आप बहुत अच्छे से स्टेट्स गिन लीजिएगा कैसे कैसे स्टेट बने। देखिए ये दोनों तो यूटी हो गई, स्टेट की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6। इधर से याद करने के तरीके हैं, 6 याद कर लो, इधर से याद करने के तरीके हैं, आप स्टेट को याद करिए 1 2 3 4, इधर से 4 याद करेंगे आप, ठीक है। मतलब आपको मैप में एक एक चीज़ याद रहनी चाहिए। तो आपने याद किया इधर से 4 स्टेट्स और इधर से 6 स्टेट, वो यूटी हैं ऊपर की दोनों, 10 स्टेट्स ऐसे याद करेंगे। फिर नीचे की साइड आएंगे तो देखिएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और नीचे केरला, मतलब 4 के नीचे 4 स्टेट और याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। फिर इस वाले हैंड पर 6 के नीचे कितने स्टेट आएंगे, तो देखिए तमिलनाडु, उसके ऊपर गए तो आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 3 हो गए। फिर उड़ीसा और किस पर पहुंच गए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पे पहुंच गए। तो 2 + 2 + 1 मतलब 5 स्टेट तो आपने वहाँ ही गिन लिए, है ना। और इधर की साइड आप कितने स्टेट गिन चुके थे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 5 स्टेट। और बीच में क्या है, देखो 6 4 10 होना चाहिए, इधर भी 10 होना चाहिए, मतलब एक स्टेट एमपी जोड़ लीजिएगा। 20 तो आपने यहीं जोड़ लिए, है ना। और 7 सिस्टर्स होती हैं, क्लियर। एक ब्रदर होता है, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, 28 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। आफ्टर आंध्र प्रदेश के डिवाइडेशन के बाद जो तेलंगाना बना है, तो इस तरीके से आपको 28 स्टेट सारे याद हो जाने चाहिए। वैसे तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ पर, लेकिन ज्योग्राफी जब आएगी फिर हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे।
ऊपर के 4 स्टेट सारे याद हो जाएंगे। आपको किससे याद करने हैं, आपको याद रखना है कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है। इधर के सारे 6 स्टेट याद करेंगे कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। नीचे के इधर के स्टेट कैसे याद करेंगे, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है। इधर की 5 स्टेट कैसे याद करेंगे, तमिलनाडु है, आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और बीच में क्या है, एमपी। कितने स्टेट हो गए बेटा, 20। इधर की साइड 7 सिस्टर्स हैं, कितने हो गए, 27। 7 सिस्टर्स के नाम याद कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है और नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका मेघालय। ठीक है, 3 ये हो गए। 4 इधर से लाइन से आते हैं, कौन कौन से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कितने हो गए, 4 और 2 6 और ऊपर अरुणाचल प्रदेश 7 हो गए। 7 जोड़िए कितने हो गए, 27। एक बचा क्या, सिक्किम। कितने हो गए टोटल, 28। तो सारे स्टेट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने कोशिश की आपको याद हो जाए इस तरीके से, क्योंकि ये एक अच्छा शॉर्टकट है। क्योंकि वैसे ट्रिक वगैरह याद करने से कभी कभी माइंड के अंदर एक बोतरेशन टाइप का भी हो जाता है, कभी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, देयर आर 28 स्टेट्स, 8 यूटी हैं। मैं यूटी के बारे में भी अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, कौन कौन सी यूटीज़ हैं ये। ठीक है, तो अभी रिसेंटली 28 स्टेट्स, 8 यूटीज़, दे आर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी रिसेंट में ये है। देखो यूटी का भी मैप लेकर आया हूँ, चलो यूटी भी याद कर लीजिएगा आप लोग। 2 यूटी जो रिसेंटली बनी है वो ये हैं, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। इसके अलावा चंडीगढ़ एक यूटी का काम करती है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश में आती है। 4 तो यही हो गई ऊपर ऊपर आप देखें तो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। 4 हो गई। अब कितनी बची, 4। एक तो देखो गुजरात के पास में है, देखिए दिख गई होगी आपको, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, और एक यूटी बटी हुई है पुडुचेरी। 3 जगह, 3 डिस्ट्रिक्ट में ये डिवाइडेड है। देखिए ये है येनम, ये है आपका कराईकल, ये है माहे। ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये पुडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एक हो गई आपकी ये पूरी, ये कंप्लीट एक है। ठीक है, तो कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 1 5। हमने इस तरीके से कितनी यूटीज़ पढ़ ली, एक यूटीज़ पुडुचेरी पढ़ ली हमने, 4 ऊपर पढ़ ली, 5 एक दमन और दादरा वाली पढ़ ली, कितनी हो गई, 6। ठीक है, 4 5 6। अब कितनी बची, 2। अब बिल्कुल कॉर्नर में आ जाइए वाटर बॉडी के अंदर। एक हो गई आपकी लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल कवरत्ती है। एक इधर आ जाइए आप, ये हो गया अंडमान एंड निकोबार जिसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। कितनी हो गई, 8 हो गई ना। तो यूटी याद करना भी बहुत आसान है, ऊपर से चलेगा। 4 ऊपर हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नीचे आ जाएगा चंडीगढ़, उसके नीचे आ जाएगा दिल्ली। 4 ये हो गई। फिर गुजरात की साइड आ जाएगा, एक गुजरात में हो गई जिसका नाम है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। 5 हो गई। फिर आ जाएगा आप इधर वाले बॉर्डर पर आंध्र प्रदेश की तरफ, तो कौन सा आ गया, ठीक है, ऊपर यमन है, नीचे की साइड तमिलनाडु में आएंगे तो पुडुचेरी आ जाएगी। तो ये सारे एक डिस्ट्रिक्ट हैं ये। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है और एक आपका ये इधर देखिएगा तमिलनाडु में है और एक इधर देखिएगा केरला में है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन यूटी एक है, पुडुचेरी। कितने हो गए, 6। बचे 2। वाटर बॉडी में चले जाइए, एक लक्षद्वीप हो गया, एक अंडमान एंड निकोबार हो गया। इस तरीके से यू कैन मेमोराइज 8 यूटी। इस तरीके से आप 8 यूटी भी याद कर सकते हैं। चलिए, ये तो खैर हमारा एक छोटा सा एक प्रयास था ये जानने का कि कितनी यूटी और कितने स्टेट्स हैं। तो देयर आर 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अभी रिसेंट ये है। तो ये राज्यों के संदर्भ में संविधान जो है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे जो सिस्टम दिखाया गया है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर अब तक ऐसा होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का मामला हमने सुलटा लिया है आर्टिकल 370 को हटाकर। ठीक है, उसको भी हमने बिल्कुल मामला उसका खलास कर रखा है, क्योंकि उसको 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया। यूटी में कन्वर्ट करने का भी एक बहुत बड़ा लॉजिक था, क्योंकि यूटी में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पर एक केंद्र शासित व्यवस्था हो जाती है, जहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसी वजह से शायद गवर्नमेंट का ये एक सुझाव रहा होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में तोड़ दी जाए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है जी, तो फिर आगे बात करते हैं कि देखिए आर्टिकल, अगर आप वो देखें पार्ट 21, तो पार्ट 21 क्या कहता है, इसके अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, स्पेशल चीज़ें इसको दी गई हैं, स्पेशल एक्ट इसके लिए अलग से बनाया गया है। तो ये पार्ट 21 को देखें तो काफ़ी सारे स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, ठीक है, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये वो स्टेट्स हैं, इनके पास एक तरीके से विशेष उपबंध है, मतलब एक तरीके से स्पेशल स्टेटस है इनके पास किसी चीज़ को लेकर।
अब बताएंगे ऐसा क्यों कि पार्ट 21 के अंदर इन स्टेट्स को हमने एक अलग तरीके के विशेष क्यों बना रखे हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपकी 5th और 6th शेड्यूल है, 5th एंड 6th शेड्यूल है, कहने का मतलब 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है, इन अनुसूचियों के अंदर राज्य के भीतर जितने भी शेड्यूल्ड और ट्राइबल हैं, मतलब जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के लिए विशेष उपबंध हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, आता भी है कि 5वीं और 6ठी सूची में क्या है, तो 5वीं सूची के अंदर अनुसूचित जाति, 6ठी सूची के अंदर अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइब एरियाज के प्रशासन के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। स्पेशल तरीके के इनके पास राइट्स हैं। कहाँ पर मेंशन है? शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के अंदर। किस बारे में मेंशन है? शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या याद करने की थी, जानने की थी, वो था पार्ट 21। वहाँ पे कुछ राज्यों के पास स्पेशल तरीके का उपबंध दिया जाता है। वो स्पेशल उपबंध है कौन कौन से स्टेट्स के लिए हैं? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, आसाम है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है। इन सब के लिए एक तरीके का विशेष उपबंध दिया हुआ है। ये पार्ट 21 में मेंशन है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बहुत पूछा जाता है पेपर में, आपको याद होना चाहिए। 5th लिस्ट में शेड्यूल कास्ट के बारे में और शेड्यूल एरियाज के बारे में और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जिक्र 6 वाली लिस्ट में किया गया है। तो इससे ये पता चला आपको भारत का जो क्षेत्र है, इंडिया का जो एरिया है, ये देखिएगा 28 स्टेट्स और 8 यूटी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। कैटेगरी फेडरेटेड स्टेट्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब अपने आप में यूनाइटेड हैं, इस वजह से इनकी कैटेगरी फेडरेटेड स्टेट्स की होगी। लोकेशन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नंबर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो बात ये आती है कि भारत के क्षेत्र या भारत का जो संघ है, जिसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब इंडिया, ये ज़्यादा व्यापक मीनिंग रखता है, अपने आप में बहुत ही एक्सटेंड मीनिंग रखता है। दिखने में छोटा सा टर्म है क्योंकि बाद में सिर्फ राज्य शामिल हैं, ठीक है, और जबकि पहले में ना केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र की बात की जाती है, मतलब यूटी की बात की जाती है, यूनियन टेरिटरीज की बात की जाती है, और वो क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में अपने मतलब अंडर में कर लिया जाएगा, एडॉप्ट कर लिया जाएगा, उनकी भी बात की जाती है। तो बात यह है कि वो सारे राज्य जिनको अधिगृहित किया गया है, जिनको एडॉप्ट किया गया है, वो सभी केंद्र शासित पार्ट हैं या उनका एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र अपनी साइड से देखती है। तो बात ये आती है कि जो संघ है, जो आपका मतलब एक तरीके का यूनियन है, वो यूनियन इस व्यवस्था में राज्यों को कैसे देखती है, राज्यों को कैसे ट्रीट करती है, राज्यों को ट्रीट करने का तरीका क्या है इसका। जैसे एक फैमिली के अंदर फादर किसी भी फैमिली का हेड होता है, फादर या ग्रैंडफादर जो भी हैं, और इनका काम होता है फैमिली मेम्बर्स को इक्वली अच्छे तरीके से ट्रीट करना। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको स्पेशल तरीके की केयर देना, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स करते हैं। ऐसी ही यूटी आपकी यूनियन क्या करती है, सारे स्टेट्स को ट्रीट करती है। कहने का मतलब केंद्र के साथ शक्तियाँ जो हैं, केंद्र के पास जितनी भी पावर्स हैं उनको बांट देती है, खुद की पावर शेयर करती है। किसके साथ? स्टेट्स के साथ पावर शेयर की जाती है। दूसरी तरफ जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, जिनको हम यूटी बोलते हैं, इनका क्या होता है? तो यूटी में क्या होता है, या वो जो अधिगृहित किए हुए क्षेत्र हैं, सरकार का प्रशासन होता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। कैसे चलाती है? या तो उपराज्यपाल के माध्यम से चलाती है, या वहाँ पे अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को बिठा देती है। जैसे किरण बेदी के बारे में पढ़ा होगा आपने कि वो पुडुचेरी की राज्यपाल है, उपराज्यपाल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक डेप्यूटी गवर्नर टाइप की बॉडी को बिठा देता है यूटी में, या फिर कोई जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको बिठा देता है, और खुद उसके द्वारा पूरा शासन राज्य किया जाता है। ये तो यूटी में चलता है। स्टेट में क्या होता है, बाकायदा लेजिस्लेटिव्स होती हैं, क्योंकि पावर शेयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, यूनियन अपनी पावर को शेयर कर रही है स्टेट के बीच में। नेक्स्ट बात, एक संप्रभु राज्य है भारत, जैसा कि हम जानते हैं
कि इस पर किसी दूसरे का डोमिनेंस नहीं है, हम अपने आप में सॉवरेन हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। मतलब भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। अब मतलब जो इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो विदेशी क्षेत्र है, जो फॉरेन टेरिटरीज हैं, हम उनका भी अधिग्रहण कर सकते हैं। फॉरेन टेरिटरीज का भी हम अधिग्रहण कर सकते हैं। तो केंद्र जो है वो फॉरेन टेरिटरीज को भी अडॉप्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक जैसे कोई संधि वगैरह होती है, कोई ट्रीटी होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, तब ऐसा करते हैं। जैसे किसी चीज़ की खरीद कर ली, कोई उपहार, कोई लीज वगैरह, इस तरीके से किया जाता है। जैसे अभी तक जैसे कोई एरिया है, कोई मान्य शासक नहीं था, ठीक है, वहाँ पे तो उसको अपने अंडर कर लिया, कब्जा लिया, फिर उस पर अपना शासन चलाने लगे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जीत हो सकती है, कोई वॉर है, वॉर में कोई एरियाज था, या फिर कहूँ कि किसी तरीके का गिफ्ट, किसी तरीके की लीज, कोई एग्रीमेंट, किसी थ्रू, किसी भी माध्यम से अगर टेरिटरीज को वह कब्जाता है, अनुग्रहित करता है, तो वह अपने आप में यूटी का पार्ट होगा। यूटी उसको देखेगा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। जैसे मैं आपको बहुत ही फेयर एग्जांपल दूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी सारे क्षेत्र जो थे वो फॉरेन कब्जे में थे। सबको याद होगा, गोवा मान लो, गोवा सबसे मतलब गोवा में जो पोर्तुगीज़ पीपल थे, गोवा का एग्जाम्पल ले लो, सबसे पहले भारत में आए और सबसे लास्ट में गए। जैसे आप जानते हो 1498 में ये आए थे। जैसे कि वास्को डी गामा का नाम सबने सुना है कि कालीकट, ये जो आया था केरल के बंदरगाह पर, कालीकट के बंदरगाह पे आया हुआ था। और ये व्यक्ति यहाँ से मालाबार की तट से जहाँ पे आया था ये, इसके बाद बहुत सारे पोर्तुगीज़ आने हुए, अल्फ्रांसो दी अल्मीडा, अल्बुकर्क, ऐसे आए और इन्होंने रूलिंग करना शुरू किया। और सबसे लास्ट में ये गए देश आज़ाद होने के बाद, जब हमने ऑपरेशन चलाया तब। तो कहने का मतलब उसके बाद जो अब तक विदेशी हस्तक्षेप में था या विदेशी हाथों में था जो गोवा, वो इंडिया के हाथ में आ गया। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से किसी विदेशी क्षेत्र का अनुग्रहण कहलाएगा। तो कहने का मीनिंग हुआ, जैसे आपकी दादर एंड नागर हवेली जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, गोवा, दमन एंड दीव्स, इसके अलावा पुद्दुचेरी, ये वो एरियाज हैं जिनको, या सिक्किम ले लो, तो ये भी वो एरियाज हैं जिनको हम लोगों ने अनुग्रहित किया है। जब हम आज़ाद हुए तब ये हमारे पास नहीं थे। आर्टिकल 2 क्या कहता है, जरा आर्टिकल 2 के बारे में भी जानते हैं। आर्टिकल 2 कहता है, स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स फिट। कह रहा है कि आर्टिकल 2 क्या स्टेट करता है, कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ, कानून के द्वारा एडमिट कर सकता है नए स्टेट्स को, किसमें, यूनियन ऑफ इंडिया में जोड़ सकता है। किसी नए स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना सकता है हमारा पार्लियामेंट, और कोई नए स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकता है ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। ये बात क्लियर हो गई आर्टिकल 2 में। इसको क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सा आर्टिकल है जो नए राज्यों को बनाने के लिए मतलब अनुमति देता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल 2 सिंपली हो गया कि स्टेट दैट पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। नया स्टेट बनाया जा सकता है और जबकि किसी भी स्टेट को यूनियन में जोड़ा जा सकता है, ये बात कहता है। तो अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को शक्ति देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है। किस बात की पावर पार्लियामेंट को दी जाती है, तो पावर ये है कि किसी विधि द्वारा, किसी कानून के द्वारा, ऐसे निबंधनों के द्वारा किसी भी जमीन को या किसी भी स्टेट को यूनियन में जोड़ा जा सकता है और नए स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 2 है आपका, वो ठीक है, वो ये कहता है कि संसद के पास ही पावर है। किस चीज़ की पावर, पहली पावर कि नए राज्य को भारत के संघ में जोड़ना, दूसरी पावर कि नए राज्यों का गठन करने की पावर। तो 2 तरीके की पावर होती है, रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड टू ऐड द स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज आर्टिकल नंबर 2। और आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया मीन्स भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति उनको लेकर है जो अस्तित्व में नहीं है लेकिन उनके गठन को लेकर है। अगर कोई पहले से ही एग्जिस्ट है, उसको जोड़ना है
सिंपल सा वो एग्जिस्टेड है और हम उसको जोड़ रहे हैं। दूसरा जो है नहीं, जिसको एग्जिस्टेंस में लाया जा रहा है, जैसे कभी उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, जैसे कभी आपका तेलंगाना नहीं हुआ करता था, बहुत सारे स्टेट नहीं होते थे, इनको बनाया गया तो वो आर्टिकल 2 ने पावर दी ना उसको, तो इस तरीके से बनाए गए। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं आर्टिकल 2 के अंदर। जरा आर्टिकल 3 भी जान लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक सारी बातें बताई गई हैं। देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल कहता है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1948, एक मिनट, हाँ जी, आर्टिकल 3 कहता है कि देखिए इट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक लॉ रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड द अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट में अगर अल्ट्रेशन करना है, एग्जिस्टिंग स्टेट में अगर मतलब एक तरीके का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करना है, तो कानून बनाने की पावर दी जाती है पार्लियामेंट को। जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा जम्मू कश्मीर, हमने जम्मू कश्मीर में क्या किया, अल्ट्रेशन किया, बदलाव लेकर आए, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट में अल्ट्रेशन लाना। आर्टिकल नंबर 3, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ किया, तब जाके जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 यूटी में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये आर्टिकल 3 कहता है, वन मेंबर स्ट्रांगली believed that the proposal to alter an existing state must originate from the concerned state। एक बात की गई है, ये बिलीव किया जाना चाहिए था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो ऑरिजिनेट होना चाहिए कंसर्न्ड स्टेट से, लेजिस्लेचर एंड नॉट द पार्लियामेंट। तो क्या बात है, ये क्या खास बात है आर्टिकल 3 के अंदर। तो आर्टिकल 3 की खास बात ये है कि जब हम किसी भी स्टेट के अंदर जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टेड है पहले से ही, उसके अंदर बदलाव करना चाहते हैं या नए स्टेट को फॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कानून बनाया जाएगा वो आपका आर्टिकल 3 में समावेश हो जाएगा। तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होती हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, मतलब एक तरीके से डीमिलिटराइज जो तुम्हारा जोन जो होते हैं उनको चेंज कर सकता है, बॉर्डर को बदलने का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका, इसके लिए परसीमन आयोग भी बनता है, आयोग इस बारे में चर्चा करता है, जैसे इस बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 क्या कहता है, क्या खास बात है आर्टिकल 4 के अंदर। कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, आपने आर्टिकल 2 में और 3 में जो कानून बनाए, टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट, तो पहले वाले के अमेंडमेंट के लिए, एंड द 4th शेड्यूल एंड द सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेशनल मैटर्स। तो ये सारा आर्टिकल 4 देखता है, नो सच लॉ एज एफॉरेस्टेड शैल बी डीम्ड टू बी इन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 4 के अंदर खास बातें क्या बताई गई हैं, ये बताया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो कानून में परिवर्तन किए जाते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं, वो 1st और 4th शेड्यूल के अमेंडमेंट के लिए भी हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे आर्टिकल 4, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी थी। चलिए इसके बारे में अलग से पढ़ते हैं हम आर्टिकल 4 के बारे में, और क्या खास बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक और डिस्कस करूँगा मैं आपसे कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, जो रीऑर्गेनाइजेशन है, उससे संबंधित संसद की पावर क्या है, क्या पावर रखता है पार्लियामेंट, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से बातें कर ली जाए। चलिए अभी मैं कहीं पे एक पेज क्रिएट कर लूँ, कोई बात नहीं। चलिए लास्ट पेज पर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, द टॉपिक इज, मेन टॉपिक जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है वो है कि पार्लियामेंट जो होता है उसके पास राज्यों के पुनर्गठन संबंधी शक्ति क्या है। पावर ऑफ पार्लियामेंट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पावर ऑफ पार्लियामेंट, किस चीज़ को लेकर पावर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसकी पावर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर, अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन,
कैसे पार्लियामेंट को पावर मिलती है कि वो स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, संसद के पास ये पावर किस तरीके से मिलती है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 3 के बारे में, मतलब किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करना है, अथवा कहूँ कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उनको राज्यों के भागों को मिलाना है, या उनको सेपरेट करना है, किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर कोई नया स्टेट बनाना है, तो ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। तो ये आर्टिकल 3 कहता है आपसे, आर्टिकल 3 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 3 कि आपके पास पावर है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी राज्य में उसका जो राज्य क्षेत्र है, उसका जो एरिया है, उसमें जोड़कर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को जोड़कर एक राज्य बनाया जा सकता है, या उसको सेपरेट कर सेग्रीगेट कर एक से ज़्यादा स्टेट का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी राज्य का जो अधिकार क्षेत्र होता है, राज्य का जो क्षेत्र होता है, उसको एक्सटेंड किया जा सकेगा, राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकेगा। ये मानिए आप, मतलब राज्य का जो क्षेत्र है, किसी भी स्टेट का जो एरिया है, जो टेरिटरीज है उसकी, उसको कम किया जा सकेगा और बढ़ाया जा सकेगा। ये आपका आर्टिकल 3 बोलता है, जैसा हमने अभी पढ़ा। तो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी राज्य के बॉर्डर में चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट बात, किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य का एरिया तो बदल ही सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बॉर्डर में चेंज ला सकते हैं। बिसाइड दैट वी कैन चेंज द नेम टू, उसका नाम भी बदला जा सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। देखिए अभी दोबारा से मैं आपको एक बार रिव्यू करा दूं। कह रहा है पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, लिखा है ना। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 में शामिल होती हैं। हालांकि इस बारे में आर्टिकल 3 में 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी 2 कंडीशन है? वो ये है कि परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। जैसे आप कोई चेंज ला रहे हैं, तो चेंज ला रहे हैं, नो मैटर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चेंज से रिलेटेड कोई भी ऑर्डिनेंस, इससे जुड़ा हुआ कोई भी ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो वह बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के नहीं आएगा। मतलब इससे संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही आता है। मतलब आपको पहले क्या चाहिए, पहले राष्ट्रपति की वो परमिशन चाहिए होती है। तो जब ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा तो देयर इज अ नीड ऑफ प्रेसिडेंट्स परमिट, प्रेसिडेंट इसको परमिट करे और वह ऑर्डिनेंस पास करे, तब हम इसको पार्लियामेंट में ला पाएंगे। जब ये पार्लियामेंट में आ जाएगा तब जाके पार्लियामेंट अपने आर्टिकल 3 का यूज कर ठीक है, वोटिंग वगैरह कराकर इस पर एक नया स्टेट या कोई नया राज्य बनाने की पावर रख पाएगा। तो सिंपल सी बातों में समझ में आ जाता है कि इसको पहले प्री मंजूरी लेनी पड़ेगी, प्री अलाउंस लेना पड़ेगा, किसका, प्रेसिडेंट का। जब ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा तब कहाँ आएगा, संसद में आएगा, मतलब पार्लियामेंट में आएगा। और इसके बाद जो संस्तुति है, मतलब जो एक परमिशन ली जा रही है पूर्व राष्ट्रपति, इस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल में भी लाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो ऑर्डिनेंस आप लेकर आए, इस ऑर्डिनेंस को जिस राज्य के बारे में आप लेकर आ रहे हैं उस राज्य के विधानमंडल का मत तो जान लो। मतलब बिना पूछे ही उसके थप्पड़ जड़ दोगे, ऐसे थोड़ी होगा। सपोज किसी भी स्टेट का आप चेंज कर रहे हैं, इसमें कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस लाने के बाद ये जो संस्तुति है, ठीक है, तो ये जो मतलब ये दूसरी बात ये थी, जो संसदीय से पूर्व राष्ट्रपति जो है उस अध्यादेश को क्या करेगा, संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेगा। राष्ट्रपति कोई बेवकूफ़ नहीं है, आपने कहा साहब साइन कर दो, वो कहेगा लो भाई साइन हो गए, ऐसे नहीं होता। मतलब सबसे पहले वह जिस स्टेट में चेंज आ रहा है उस स्टेट का मत जानने के लिए क्या करेगा, विधानमंडल में भेजेगा, मतलब स्टेट के लेजिस्लेचर में भेजेगा, लेजिस्लेटिव्स को भेजेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेगा कि बताओ आप लोग क्या कहते हैं। तो राष्ट्रपति पहले इसको भेजता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, और स्टेट लेजिस्लेचर का मत जानता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और ये मत निश्चित सीमा के भीतर ही होता है। कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के आप बताइए, तो उसके बाद वो अपनी
अलाउंस डिसअलाउंस जो भी है वो राष्ट्रपति को बताता है। तो इसके अतिरिक्त संसद की जो नए राज्यों का निर्माण करने की जो शक्ति है, जो उसकी पावर है, उसमें किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भी भाग को, मतलब कोई राज्य है वो, कोई संघ का क्षेत्र है मतलब यूटी है वो, उसके किसी भी पार्ट में अगर कोई बदलाव लाया जा रहा है या किसी का अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाया जा रहा है या कहूँ कि उसको हटाकर कोई नया राज्य बनाया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं। लेकिन उसका प्रोसीजर यही होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट से उसका ऑर्डिनेंस लेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करने से पहले उस स्टेट से पूछेगा, उसका मत जानेगा कि वो क्या चाहते हैं। तो राष्ट्रपति जो है मतलब वो क्या है, अपने आप में राष्ट्रपति मतलब अपने आप में संसद, एक तरीके से आप ये मानिए मतलब सबसे ऊपर राष्ट्रपति का ही पद होता है संसद में, पार्लियामेंट के। क्योंकि पार्लियामेंट अगर बना हुआ है तो किससे बना हुआ है, प्रेसिडेंट प्लस कुछ लोग केवल लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में पार्लियामेंट जो बना हुआ है आपका, जो उसको आप संसद कहते हैं, वो प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस से मिलकर बना हुआ है। ये है पार्लियामेंट। इफ़ यू राइट कि ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा दे मेक द पार्लियामेंट, तो इट वुड नॉट बी सुटेबल टू से, ये कहना उचित नहीं है। यू हैव टू से दैट प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द 2 हाउसेज, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, दे कंक्लूड द पार्लियामेंट, ये फॉर्मेशन देते हैं पार्लियामेंट का, तब कहना ये ठीक होगा। तो कहने का मतलब जो राष्ट्रपति है वो राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये कंपल्सन नहीं है प्रेसिडेंट के पास कि राज्य विधानमंडल ने मना कर दिया तो वह उसको ना मान लेगा, ये उसके पास बाध्यता नहीं है, ये उसके पास कंपल्सन नहीं है। इसे स्वीकार भी कर सकता है, इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, इसको डिजेक्ट भी कर सकता है, मतलब रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है, वह अपने स्वविवेक के आधार पर डिसाइड करे कि यह गलत है या ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि वो राज्य से एक बार पूछे जरूर, ये जरूरी है। तो कहने का मतलब हुआ, संशोधन जो होता है, जो आप अमेंडमेंट करते हैं, उस अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ जो अध्यादेश होता है, जिसको हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं, वो ऑर्डिनेंस जो होता है संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए एक नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं होता कि आप हर बार उसके लिए राज्य के विधानमंडल के लिए या स्टेट के लेजिस्लेटिव के लिए एक नया रेफरेंस लेकर आएंगे, ये जरूरी नहीं होता। तो संघ क्षेत्र के जितने भी मामले होते हैं, या कहूँ कि यूनियन के क्षेत्र में आने वाले जितने भी मामले होते हैं, विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं होती उसको। अगर वह यूनियन के अंडर आती है कोई चीज़, तो उस पर स्टेट के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, और संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि माना ये संसद का काम है, ये राज्य विधानमंडल का काम नहीं है, लेकिन एक नैतिकता दिखाने के लिए ऐसा जरूर किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है। सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस लेना होगा, और ऑर्डिनेंस जब मिलेगा, जब वह पहले एक राज्य विधानमंडल को एक इसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर उससे मत लेगा कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या व्यूज़ है, उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। जरूरी नहीं है कि वो राज्य मान रहा है या नहीं मान रहा है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे प्रेसिडेंट, चाहे तो रिजेक्ट करे। फिर उसके बाद जाके पार्लियामेंट में ये प्रोसेस पूरी होती है, तब जाके कहीं कोई नया राज्य बनता है। मतलब इस तरह से ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि संसद को ये अधिकार मिलता है, ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। नए राज्य बनाने का अधिकार, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार, अल्टरेशन, चेंजेस, एक्सटेंशन ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, या डीमिलिटराइजेशन, मतलब सॉरी उसकी जो जोन है, एरिया है, जो उसका बॉर्डर है, उसको कम करना, ये सारी चीज़ें सब संसद के हाथ में आती हैं। मतलब ये सब पार्लियामेंट के अंडर आता है। तो कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि संसद अपने अकॉर्डिंग भारत में जो पॉलिटिकल जो मानचित्र है, या कहूँ कि पॉलिटिकल जो मैप है, उसका पुनर्निर्धारण कर सकती है, मतलब रीडिसाइड कर सकती है। जैसे कि आज से 2 साल पहले मोदी की सरकार नहीं थी, पीछे जाओ थोड़ा सा, तो इंडिया का फिजिकल मैप कुछ और गाथा गाता था, कुछ और कहानी सुनाता था। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक था, अब आप देखते हो क्या नज़र आता है कि उसके 2 पार्ट, 2 यूटी दिखती हैं, इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर।
ऐसे ही दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसको देखिए दोनों एक हो गए। तो पॉलिटिकल मैप में चेंजेस लाने के लिए जो आपका संसद होता है उसके पास ये पावर होती है, मतलब वह मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है। और बोलूँ तो ये कह सकता है इस तरह से संविधान के द्वारा जो क्षेत्रीय एकता है, या कहूँ जो पूरा टेरिटरीज है उसकी जो यूनिटी है, या कहूँ राज्य के अस्तित्व की जो गारंटी है वो नहीं दी गई है। ये अच्छी भी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छी बात इसलिए है, वरना ये पावर अगर पार्लियामेंट को ना हो तो कोई भी राज्य इस बात पर क्लेम करेगा कि हमको अलग कर दिया जाए, इस पर क्लेम कर सकता है कोई भी स्टेट। क्यों? क्योंकि बात वही आ जाती है ना, क्योंकि इस चीज़ का मेंशन ही नहीं है। वो चाहेगा किसी दूसरे के बॉर्डर में घुस जाएगा, चाहेगा तो वह अपने बॉर्डर को किसी को दे देगा। तो ये चीज़ पार्लियामेंट को दी गई है, तो ये होना एक अच्छी भी बात है। इस तरीके से भारत को सही तरीके से कहा गया है। पहला आर्टिकल बिल्कुल इस चीज़ को डिफाइन कर देता है कि इंडिया मीन्स भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बात यहाँ पे भी क्लियर होती है, मतलब अब कॉन्फ्लिक्शन खत्म हो जाता है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि भारत जो है वो अविभक्त है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, अविभाज्य संघ है, अनडिवाइडेड यूनियन है। यहाँ पर पूरे देश एक यूनियन की तरह है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो संघ सरकार जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, वो राज्य को समाप्त कर सकती है, वह किसी भी स्टेट को फिनिश कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती, उस पर सबॉर्डिनेट नहीं कर सकती। ये विशेष बात है। ये चीज़ हम वैसे भी पढ़ेंगे, फेडरलिज्म के अंदर भी ये सारी चीज़ें दोबारा बताई जाएंगी आपको कि संघ के पास ज़्यादा पावर होती है राज्य से, राज्य संघ के ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरी तरफ अमेरिका में देखें तो जो क्षेत्रीय एकता है, जो उनका एक टेरिटरीज की जो यूनिटी देखने को मिलती है, वो राज्यों के अस्तित्व को संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है। मतलब राज्यों का वहाँ जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी रखता है। अमेरिका का संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना किसी राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकता, जबकि इंडिया में ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर कोई भी राज्य में अमेरिका की संघ सरकार चाहे, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि किसी भी राज्य में चेंज ले आए, उसके बॉर्डर में, उसकी टेरिटरीज एरियाज़ में, तो ऐसा बिना राज्य के परमिशन के नहीं हो सकता। जबकि इंडिया में ऐसा बिना राज्य की परमिशन के हो सकता है, राज्य उसको माने या ना माने। तो अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। मतलब अमेरिका इज द फेडरेशन ऑफ अनडिवाइडेड स्टेट्स एंड इट इज़ द अनडिवाइडेड यूनियन। ये एक अनडिवाइडेड यूनियन ऑफ अनडिवाइडेड स्टेट्स है, बट वी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये दोनों में अंतर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है, जरा मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहा था आपसे आर्टिकल 4 के बारे में। देखिए आर्टिकल 4 कहता है कि स्वयं, मतलब अपने बारे में एक तरीके से कहूँ सेल्फ डिफाइन कर रहा है। कह रहा है कि राज्यों का प्रवेश या राज्यों का गठन कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 2 के थ्रू, राज्यों की एंट्री और राज्यों का रिक्रूटमेंट, नए राज्य बनना, आर्टिकल 2 यही होता है। और नए राज्य का निर्माण, नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का नाम बदलना, मतलब आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर संविधान के अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, जहां हमने पढ़ा था अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहने का मीनिंग हुआ कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जिनकी बात की गई है, इनको संविधान के आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संशोधित नहीं किया जा सकता। अगर आपने इसको संशोधित कर दिया तो बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ रह गया। मतलब अर्थात ये कहा जाएगा, ये कहा जा सकता है इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 368 नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 368 में आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ये जो कानून है, जहाँ आर्टिकल 2 और 3 की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 2 और 3 में अगर आप परिवर्तन करते हैं, चेंज लाते हैं, तो 368 एप्लीकेबल नहीं है।
क्योंकि 368 तो स्पेशल प्रोविज़न लेकर आता है, जहां आपने पढ़ा था क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, कितनी मेजोरिटी, कितना 2/3 वोट्स होता है, स्टेट की भी परमिशन ली जाती है कुछ केसेस में। तो वो आर्टिकल 368 यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। इसको कानून के मतलब एक सामान्य बहुमत के द्वारा, एक कॉमन मेजोरिटी के द्वारा या कोई साधारण विधायी प्रक्रिया अपनाकर पर पारित किया जा सकता है। ये चीज़ है इसके अंदर, मतलब आर्टिकल 4 में ये चीज़ बताई गई है। क्या संसद को ये राइट है कि वो किसी भी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर दे, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या आपकी संसद को, पार्लियामेंट को ये राइट प्राप्त है क्या कि वो चाहे किसी भी स्टेट को ख़त्म कर दे, ठीक है, समाप्त कर दे, किसी दूसरे देश को दे दे? ये क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आया, जब 1960 में, 1960 में राष्ट्रपति के द्वारा एक रेफरेंस के जरिए इस बारे में पूछा गया है। एज यू नो वेल, जैसा आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की। तो प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस के जरिए पूछा, किससे? सुप्रीम कोर्ट से पूछा प्रेसिडेंट ने 1960 में कि क्या बताइए, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करके किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी भी दूसरे देश को दे सकती है? भाई अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन निकला। तो केंद्र सरकार का जो निर्णय था, बेरूवाड़ी संघ, जो मामला मैं आपको बता रहा था, बेरूवाड़ी यूनियन गवर्नमेंट मतलब वेस्ट बंगाल के थ्रू जो था, पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो। जब बांग्लादेश वाले कहानी, पाकिस्तान बांग्लादेश की कहानी की बात करते हैं, तो जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ की सीमा को समाप्त करना और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है, ये बात आर्टिकल 3 से निकल के आई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर राज्यों की सीमा समाप्त करने, मतलब राज्यों की कोई बॉर्डर है उस बॉर्डर को समाप्त कर दे, ख़त्म कर दे, और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, और भारतीय क्षेत्र जो है, इंडिया का जो एरिया है, उसको अन्य देश को दे दे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ये बात क्लियर की थी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब 1960 में प्रेसिडेंट ने एडवाइस में पूछा। तो इस तरह से 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया था। एक्चुअली आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया था। ज़रा थोड़ा से पास्ट में पहुंचते हैं, 5 मिनट और लूँगा। अब थोड़ा सा पास में जाते हैं। 368 आर्टिकल जो है, इसमें संशोधन करके किया जा सकता है, मतलब वैसे ये कार्य नहीं किया जा सकता। आप सुनिए, सिंपल सा बोला कि आर्टिकल 3 में ये बातें मेंशन हैं और इसके थ्रू कोई भी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के बॉर्डर को फिनिश नहीं कर सकता, दूसरा उसको किसी देश को समर्पित नहीं कर सकता। फिर क्या करे, कौन सा तरीका है? तो पार्लियामेंट ने ये कहा कि 368 में अगर अमेंडमेंट कर दें तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हुआ 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 के जब वो इफेक्टेड हुआ। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 9th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, उसके प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान को जो एरिया दिया गया वो 368 में मतलब परिवर्तन करके ही किया जा सकता था। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ। दूसरी तरफ तो 1960 की बात बता रहा था, 1969 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक अरेंजमेंट दिया कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या बात कही? ये बोला गया कि अगर इंडिया के बीच में और किसी अन्य देश के बीच में कोई सीमा को लेकर कुछ है तो उसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे किसी ने हत्या लिया है, उसका एरिया हमारे इंडिया में आ गया है, तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये कार्य कार्यपालिका कर सकती है, एग्जीक्यूटिव्स अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। इस भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। लेकिन एक बात ये भी कह दी, मतलब किसी फॉरेन डिस्प्यूट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर, उसको सुलझाइए, कार्यपालिका करे ये काम, एग्जीक्यूटिव से काम करे, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है।
You are not concluded to be given any area of India to any other country. It is not given in the constitution. मतलब भारत का कोई राज्य किसी दूसरे विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जा सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और सिंपल सा बोला गया है आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करके ऐसा काम किया जा सकता है। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि राज्यों का जो पुनर्गठन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, वो कैसे होता है, कैसे काम करता है आर्टिकल 2, कैसे काम करता है आर्टिकल 3, और इन दोनों को लिमिटाइज करने का काम आर्टिकल 4 क्या कहता है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो वह कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो आप चेंजेस ला रहे हैं वो नहीं लाए जा सकते 368 के थ्रू, क्योंकि ये तो एक ऑर्डिनेंस, जो तुम्हारा ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होता है उस तरीके से किया जा सकता है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रेसिडेंट के द्वारा 1960 में, क्या किसी भी भारतीय राज्य को दूसरे विदेशी कंट्री को हस्तक्षेप किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करके ऐसा हो सकता है। तो ये जो पाकिस्तान को जो एरिया सौंपा गया था उक्त क्षेत्र को, उसमें अमेंडमेंट किया गया था, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाता है। ये था सिस्टम। और 1969 में उच्च न्यायालय ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देश के बीच निर्धारण सीमा के लिए एग्जीक्यूटिव देख सकते हैं, लेकिन हाँ किसी भी इंडिया के एरियाज को दूसरी कंट्री को हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो आज का पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। कल हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, और जो स्टेट्स होते हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे इनका बनना शुरू हुआ, कैसे इनको जोड़ा गया, क्या है धर आयोग, क्या है JVP कमेटी, क्या है फजल अली आयोग, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कल हम। तो मिलते हैं एक लंबे से ब्रेक के बाद, कल फिर मुलाकात होगी इसी सेशन में। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मीट यू आफ्टर लॉन्ग।